अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र झारखंड का चुनावी महासंग्राम। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और क्या है ये सीएम और समोसे का विवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। 3 जजों की बेंच नए सिरे से करेगी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने दिया फैसला। महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। कहा, महाअघाड़ी ने विकास को किया ठप। जनता से की अपील, प्रगति के लिए चुने भाजपा गठबंधन महायुति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को किया संबोधित। कहा, भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति में बड़ी बाधा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों में तनातनी जारी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज आज से डरबन में आज खेला जाएगा पहला मुकाबला। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कि एएमयू का जो अल्पसंख्यक दर्जा है उसको लेकर क्या कुछ निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, इसे लेकर अभी फैसला को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें अहम फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 और 3 से 1967 के अजीज बाशा मामले में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके आधार पर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। साल 2019 से सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच से मामले को 7 जजों की बेंच को दे दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, JB पादरीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और SC शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई की जिसमें हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं होने का फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने यह फैसला साल 2006 में दिया था। 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बाशा में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। एएमयू पर सुप्रीम फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति नईमा खातून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और अगली कार्रवाई के लिए अपने कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we will wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले को लेकर भाजपा सांसद सतीश गौतम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताते हुए कहा कि एएमयू में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की मांग की है और इस मामले को वो कई बार संसद में उठा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जनता की भावनाओं की कद्र की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माननीय सुप्रीम कोर्ट में
विचाराधीन है, उसमें तारीखें पड़ रही हैं। मैं भी कई बार लोकसभा में SC, ST, OBC बच्चों को आरक्षण मिले ये मुद्दा उठा चुका हूं, कम से कम 10 बार। मुझे उम्मीद है गरीब बच्चों के भविष्य के लिए ये डिसीजन उच्चतम न्यायालय का बहुत अच्छा डिसीजन स्वागत योग्य आएगा, क्योंकि कभी भी सर्वोच्चम न्यायालय ऐसा डिसीजन देता है जो समाज में लोग उसकी सराहना करें और समाज हमेशा उच्चतम न्यायालय की तरफ देखता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक मामले को लेकर मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ये जजमेंट आया है, अभी मैंने भी जैसे आपकी तरह टीवी पर सुना है और इस जजमेंट को हम वेलकम करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तमाम ह्यूमिलिटी के साथ में। और आगे की तो कोई भी चीज़ नहीं कही जा सकती जब तक कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा जाए, लेकिन इसको अगर हम दो जुमलों में बात करें, दो वाक्यों में, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम वेलकम करते हैं। बहुत अहमियत है AMU में जितने भी लोग हैं उनके लिए, और उनको खुशी है इस बात की कि भाई ये जजमेंट आया है। और विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। विकास, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा अदालत ने आज? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों ने 7 जजों की। तो विकास हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि AMU का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो अब नए सिरे से एक बेंच इसको तय करेगी। जी विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी विकास, शुरू शुरू कीजिए। हाँ, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो बहुमत का फैसला है उसने 1967 का सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान पीठ का फैसला था उसने और ये कहा है कि जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग रही थी कि AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना एक सेंट्रल एक्ट के जरिए हुई है। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि होती है, उसका पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, किस उद्देश्य से ये संस्थान स्थापित किया गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, उसको लेकर के क्या नियम कानून है, ये बहुत सारी चीजें हमको देखनी होंगी। और इसके अलावा जो एक आर्टिकल 30 जो है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्थापित करने और उनको चलाने के लिए जो अधिकार देता है लोगों को, उसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक विस्तृत तौर पर की है। लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे AMU को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट आज घोषित नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हमने सिद्धांत यहाँ पर रख दिए हैं, प्रिंसिपल ले डाउन कर दिए हैं, इनके आधार पर एक 3 जजों की बेंच ये अंतिम निष्कर्ष पे देगी या फैसला देगी कि क्या AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की इन परिभाषाओं के दायरे में आता है या नहीं आता है। अजीज बाशा मामले में जो सबसे बड़ा सवाल जो वहां पर एड्रेस किया गया था वो उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि 1920 में एक पार्लियामेंट एक्ट के जरिए इसको यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई थी, इसीलिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ही नैरो व्याख्या की गई है, जो पूरे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अजीज बाशा मामले में जो की गई है वो एक बहुत ही नैरो नजरिए के साथ की गई है। हमको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा और उसके आधार पर ही तय किया जाना चाहिए कि कौन सा संस्थान माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की परिभाषा के दायरे में आता है या नहीं आता है। लेकिन जैसा जो अभी की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आप याद करें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब ये फैसला दिया, अजीज बाशा फैसले के आधार पर ही ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उस फैसले में कोई बदलाव नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं दिया, वो व्यवस्था बरकरार चल रही है तब से 2006 से अब तक, और वही व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक 3 जजों की पीठ इसको लेकर के कोई अंतिम फैसला नहीं दे देती। तो आज केवल सिद्धांत रखे गए हैं संविधान पीठ की ओर से। AMU इन सिद्धांतों की कसौटी पर कितना खरा उतरता है ये आगे आने वाले दिनों की सुनवाई में साफ होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो इतिहास रहा है और जो पूरा विवाद रहा है विकास इस पूरे मामले को लेकर, उसको लेकर भी यहाँ पर लंबे समय से चर्चा और विमर्श जारी है। यहाँ पर हमने AMU की जो रिप्रेजेंटेटिव थी उनकी भी बात सुनी। उन्होंने कहा कि अब अपने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ हम पूरा डिस्कस करेंगे मामला और फिर अगली कार्रवाई के लिए हम वेट करेंगे। क्या कुछ उसको लेकर और जानकारी मिल रही है? तो वहीं एक दूसरे पक्ष ने इसका स्वागत भी किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो किस तरह से ये दोनों चीज़ें हम देख रहे हैं, और साथ ही आज जो और डिटेल जो टेक्निकलिटीज रही थोड़ा सा वो भी और समझाइए आम भाषा में। देखिए बिल्कुल, आज का जो फैसला है ये केवल AMU तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये जितनी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन
को लेकर के जो आप कानूनी जो दांव पे चलते हैं, जो लड़ाइयां चलती हैं, जिसको लेकर के विवाद चलते हैं, उनको सुलझाने में या उस पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने में आज का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा। एएमयू के इतिहास को आप देखें तो एएमयू की ओर से जो वकील पहले पेश हुए थे इस मामले में, उन सभी का ये कहना था कि ये केवल देखना कि क्योंकि 1920 में एक एक्ट के जरिए इसको यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अनदेखी आप नहीं कर सकते कि कैसे 1877 के आसपास ये सर सैयद ने इसकी संकल्पना की, इसको लेकर के फंड जुटाए गए देश भर के मुस्लिमों से, यहाँ तक कि दुनिया भर के मुस्लिमों से फंडिंग ली गई कि वो एक यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल की। उस दौरान जो भी स्टैंडर्ड्स थे उनके हिसाब से एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। हालांकि शुरू में ये कॉलेज था, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया। उसके बाद जब इसको यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद हुई तो उस वक्त सरकार ने पहली शर्त ये रखी कि आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए 20 लाख रुपए से ज्यादा का, और आप यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं तो आपको एक सेंट्रल एक्ट के जरिए इसको यूनिवर्सिटी में बदलने के लिए जो भी कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से उसमें सहयोग देना होगा। यानी आप इसके लिए तैयार हो कि जो सेंट्रल एक्ट के जरिए हम इस एमएओ कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी की शक्ल देंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी लोग इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित करना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि आप उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अनदेखी नहीं कर सकते। वो हमारा एक जो हम सेंट्रल एक्ट के लिए तैयार हुए थे उसके पीछे सोच ये थी ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक महत्वपूर्ण संस्थान बना सकें और इसमें जो टैलेंट है वो भी शामिल हो सके। ऐसा ना हो कि वो केवल रिलीजियस स्टडीज तक सीमित रह जाए एमएओ कॉलेज। इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम तैयार हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो अल्पसंख्यक संस्थान का कैरेक्टर था उसको हटा दिया जाएगा या उसको खोने के लिए हम तैयार थे। तो उनकी मेन मुख्य जो दलीलें हैं वो यही हैं कि इसको स्थापित करने में, क्योंकि 1920 में ये वजूद में यूनिवर्सिटी एक तरीके से कहते हैं शाब्दिक तौर पर आई है, लेकिन जहां तक इसके वजूद की बात करें तो उससे पहले ये एमएओ कॉलेज के तौर पर थी। तो इसीलिए आप उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अनदेखी नहीं कर सकते। अब ये सब चीजें जो 3 जजेस की जो बेंच होगी वो सुनेगी, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण फैसला जो दिया है वो बाकी संस्थानों के लिए भी एक मार्गदर्शक के तौर पर आगे काम आएगा। विकास हमारे साथ इस वक्त डीके दुबे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, तो उनसे थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज जो हैं इस फैसले की वो समझ लेते हैं। सर स्वागत है आपका मिड डे प्राइम में। एक धार्मिक संस्थान एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकता है, उसकी शुरुआत कर सकता है, लेकिन क्या वो उसी कैरेक्टर में रहते हुए उसको चला सकता है? ये सवाल लंबे समय से बना हुआ है। आज जो सुप्रीम फैसला इस पर आया है, थोड़ा सा और आप यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए आम भाषा में थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पर दें कि जो इसके अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर वो बरकरार है, फिलहाल बरकरार रहेगा। इस पर तो तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है कि अब इसका फैसला 3 जजों की बेंच करेगी, लेकिन इस वक्त जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे किस तरह से हम समझें? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी यहाँ पर कह रहा है वो सिर्फ अभी प्रिंसिपल उन्होंने आज रखे हैं। 3 जजेस की बेंच उसको डिसाइड करेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस आता है कि नहीं आता। अजीज पाशा में एक ग्राउंड दिया गया था और वो ग्राउंड ये था कि चूंकि पार्लियामेंट ने इसको बनाया है इसलिए ये माइनॉरिटी नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पहलू अकेला कि चूंकि ये पार्लियामेंट ने बनाया है ये पहलू ठीक नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी बनती है वो यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट या किसी न किसी कानून के तहत ही बनेगी। तो अगर वो कानून के तहत कोई यूनिवर्सिटी बन रही है तो उसको केवल एक ग्राउंड पर कहना कि ये ऐसा है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको दोबारा रिव्यू करने की आवश्यकता। और उसने कुछ अपने ओबिटर डिक्टा दिए हैं। ओबिटर डिक्टा से मतलब हमारा ये है कि उसने कुछ अपनी बात कही है कि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। अब 3 जजेस की बेंच उसको डिफाइन करेगी, लेकिन यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर अजीज पाशा और 1981 और ये जो मलय शुक्ला का जजमेंट है जिसको चैलेंज किया गया है, ये अगर फिर से 3 जजेस की बेंच को ये लगता है कि नहीं कन्फ्लिक्टिंग है तो वो फिर चीफ जस्टिस के पास भेजेगा और अब की बार हो सकता है कि 9 की बेंच बिठानी पड़े। इसलिए अभी किसी भी निर्णय पर 3 जजेस की बेंच भी कोई निर्णय कर पाएगी ये भी मुझे अभी डाउट है, क्योंकि ग्राउंड केवल बताए हैं, उन ग्राउंड्स पर डाउट अभी आना बाकी है। अभी डाउट उस पर आएंगे तो फिर से 3 जजेस की बेंच उसको फॉरवर्ड करने में कर सकती है। लेकिन हाँ, ये बात जो नहीं हम ध्यान दे पा रहे हैं वो ये है कि 1951 में इसका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म क्यों किया गया। वो इसलिए खत्म किया गया क्योंकि जो फैक्टर हिस्टोरिकल है उसके साथ एक और बड़ा हिस्टोरिकल फैक्टर है, वो है 1947 में पार्टीशन। यानी कि
पार्टीशन का जो एक्ट आया जिसके तहत माइनॉरिटी सब पाकिस्तान चली गई, यही कारण था कि उस समय की सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि यहां पर जो यूनिवर्सिटी बनी है, भले ही वो उन लोगों ने बनाई हो जो पाकिस्तान चले गए हैं, क्या वो अब माइनॉरिटी रह सकती है पार्टीशन के बाद भी? इसलिए 1951 में यह संशोधन करना पड़ा कि यह माइनॉरिटी नहीं रह सकती, इसलिए माइनॉरिटी स्टेटस इसका खत्म किया जाता है। बस वहां पर जो गड़बड़ हुई वो ये हुई कि मुस्लिम नाम हटाया नहीं गया। इसके बाद फिर दोबारा संशोधन हुआ और उस संशोधन में यह तय किया गया कि नहीं, इसमें जो गवर्निंग बॉडी है जिसमें केवल मुसलमान हो सकते हैं वो भी यहां नहीं चल सकती, क्योंकि पार्टीशन होकर पाकिस्तान बनाया जा चुका है। जितने आर्गुमेंट चल रहे हैं वो अनडिवाइडेड भारत के चल रहे हैं कि अनडिवाइडेड भारत में ये कुछ हो रहा था। लेकिन अब जब डिवाइडेड भारत है और अब ये जो भारत बचा है, इस भारत में क्या वो आर्गुमेंट स्वीकार किया जा सकता है जो 1920 का आर्गुमेंट था जब अनडिवाइडेड था? 1947 के बाद का आर्गुमेंट करने की आवश्यकता मुझे लगता है, और वो अभी चैलेंज होगा, निश्चित रूप से वो प्लीडिंग में जाएगा। इसीलिए 51 में स्टेटस खत्म किया गया। अब स्टेटस जब खत्म कर दिया तो फिर चैलेंजिंग बात आती है। तो बात वहां पर आई थी अजीज पाशा में कि साहब जो प्रॉपर्टी है वो मेरी अपनी है, मेरी पर्सनल है, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था। तो उन्होंने कहा नहीं, वो एक कॉर्पोरेट बॉडी है और कॉर्पोरेट बॉडी होने के नाते वो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, किसी इंडिविजुअल मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है। ये अजीज पाशा है, और इसीलिए उन्होंने वहां पर कह दिया कि कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं। लेकिन 1981 में जब इसको पुनः माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, आप देखिए 51 to 81 केवल 30 सालें हुए हैं। 30 साल पहले पार्टीशन हुआ और 30 साल बाद फिर से इसको यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया। ये माइनॉरिटी स्टेटस, ये जो सुलभ शुक्ला है, ये जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में आया, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 81 का जो माइनॉरिटी स्टेटस प्रोवाइड करने का लेजिस्लेशन है ये अवैधानिक है, इसको हम स्वीकार नहीं करते, अजीज पाशा ही बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया। सुप्रीम कोर्ट अब उसमें ये कह रहा है कि अजीज पाशा में जो एक ग्राउंड की, चूंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया गया था पार्लियामेंट से, वो ग्राउंड हमको स्वीकार नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत किसी माइनॉरिटी ने कोई यूनिवर्सिटी स्टेट इस्टेब्लिश की है, ये भी एक सोल ग्राउंड नहीं हो सकता कि वो माइनॉरिटी को कुछ लोग। बिल्कुल, अनुच्छेद 30 का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है दुबे जी, तो वहां से अनुच्छेद 30 का हवाला दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ, हाँ बताइए। मैं यही कह रहा हूं कि आर्टिकल 30 का इसमें हवाला दिया गया, तो कोर्ट ये भी कह रहा है कि खाली ये कह देना कि कुछ मुस्लिम्स ने बनाया है वो भी सोल ग्राउंड नहीं है। कुछ हिंदू बनाएंगे, कोई गवर्निंग बॉडी होगी, कोई व्यक्ति किसी न किसी रिलीजन का तो होगा। अगर राष्ट्रपति उस समय मुस्लिम हो तो क्या सारे देश में जितने कानून पास हुए हैं वो सब मुस्लिम हो जाएंगे? कोई राष्ट्रपति किसी पार्टिकुलर रिलीजन का हो तो क्या सब वो उसके ही हो जाएंगे क्योंकि उसने पास किया? ये ग्राउंड भी ठीक नहीं है। इसलिए इसको हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं या जो हमारे ग्राउंड्स हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। अब 3 जजेस की बेंच इस पर तय करेगी कि ये माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, माइनॉरिटी इसकी स्टेटस इसकी नेचर माइनॉरिटी है कि नहीं है। मैं लगातार कह रहा हूं कि 1951 का ग्राउंड पार्टीशन है। पार्टीशन को यहां पर याद किए बगैर इसका स्टेटस तय ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बन गया और वहां तमाम तरह की लाहौर यूनिवर्सिटियां सही सब चलेंगी, वो क्या सब चलेगी ऐसी दान में? बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत ही अहम फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए मिड डे प्राइम में। फिलहाल यहाँ पे सीधे रुक करेंगे भाजपा की प्रेस वार्ता का, और ये सीधे रुक करते हैं। ये दोनों मुद्दों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, किस तरह से चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो और चाहे राहुल गांधी और इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, ये आम जनता से कितनी नफरत करते हैं और किस तरह से जो देश में हम एकजुटता देखते हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से संविधान को तार तार कर रहे हैं। सबसे पहले कट्टर बेईमान जमानत पे बाहर, जो कि दिल्ली की जनता को ठगते हैं, अरविंद केजरीवाल, इनकी बात करना आवश्यक है।
और ये कुछ दस्तावेज जो हमें मिले हैं, इसमें जो तथ्य हैं, ये पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा कर देंगे। और शर्मिंदा क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। गरीब लोगों के लिए, दिल्ली की जो जनता है उसके लिए, जो झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, उनके लिए 12 गज, 18 गज और 25 गज के रहने की व्यवस्था करी। और अपने लिए 6 फ्लैगस्टाफ रोड का जो बंगला था, क्योंकि इसमें रेकी करी गई और जो तथ्य सामने आए हैं, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते थे कि मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए। उनका एक शपथ पत्र है, बिंदु नंबर 3 अगर मुझे याद है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है दिल्ली की जनता को कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए। आज जो शीश महल, भ्रष्टाचार की कमाई से बनाया हुआ शीश महल, जहां आम जनता घुस नहीं सकती है, वहां पे इनके पास 21,000 स्क्वायर फीट, 21,000 स्क्वायर फीट टोटल बिल्ट अप एरिया है। जिनको बड़ा बंगला नहीं चाहिए था, वो 21,000 स्क्वायर फीट के बंगले में रहते थे और कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता था, कोई आम जनता का सदस्य अंदर नहीं जा सकता था। भैया ऐसा छुपा क्या रहे थे? तो सामने क्या आया कि इस बंगले में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे कि ये राज बाहर आए, और ये कहना गलत नहीं होगा, इतने बड़े ठग्गूमल हैं, नीली और ढीली शर्ट पहन के, नीली और ढीली शर्ट पहन के दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। भोग और विलासिता का अड्डा बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री आवास को। पीडब्ल्यूडी ने जब विधि सम्मत तरीके से इन्वेंट्री देखी तो क्या सामने आया, वो मैं आपके समक्ष रख के कुछ राजनीतिक सवाल पहले उठाऊंगा। ये पहले मुद्दे पे 8 बेडरूम, 2 किचन, 12 टॉयलेट। ये वो वाले टॉयलेट नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कह रहे थे क्लासरूम है, ये अपने लिए हैं 12 टॉयलेट। मीटिंग रूम 3 है और सोफा सेट 24 है, टेबल 76 है, चेयर 45 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की याददाश्त चली गई है, उनको आईना दिखाना आवश्यक है। जो अरविंद केजरीवाल, उनका ही एक ट्वीट है, डिलीट कर दिया है, क्योंकि पापी आप जानती है कि उनकी ही बातों को अगर उछाला जाएगा तो अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक इज्जत तो बची नहीं है, लेकिन कष्ट होगा, जवाब नहीं होंगे। तो ये शीला दीक्षित जी पे, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहते थे, मैं कोट कर रहा हूं, 27 अक्टूबर 2013 दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है? अरविंद केजरीवाल। और अब भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में 50 इंडोर एसी, 10 पे कह रहे थे कि जनता का ये गाड़ी कमाई से एसी चलता है।
शीला दीक्षित अच्छी नहीं है। मैं जनता का सेवक हूं, आपकी सेवा करने आया हूं। शीश महल में 50 एसी की इन्वेंट्री आई है और अब इस पे ध्यान दीजिएगा। 250 टन कैपेसिटी का सेंट्रल एसी प्लांट अपने 21,000 वर्ग फुट का जो इनका बिल्टअप एरिया है उसके लिए लगा है। अगर कहा जाए 1 टन का एक एसी होता है, अगर इंडिविजुअल है, या 1.5 टन का होता है, तो 250 एसी, 250 एयर कंडीशनर लगाए हैं सेंट्रल एसी की कैपेसिटी के हिसाब से, और 50 और। अब अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, 10 एसी पे आपसे पूर्व में जो मुख्यमंत्री थी वो गलत थी, भ्रष्टाचारी थी, जनता की गाड़ी कमाई का लूट खसोट कर रही थी। ये जो आप 300 एसी लगाकर जनता की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं, अपनी विलासिता और भोग के लिए करते हैं, तो इसको हम क्या कहें? यह किस तरह का वीवीआईपी कल्चर है, या इसको कहें कि वीवीआईपी कल्चर है? यह पूछा जाएगा कि नहीं? इसके साथ छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का है। मतलब 26 इंच की छाती है तो भाई शर्ट 30 इंच की पहन लो, 46 इंच की पहनूंगा, टीवी 88 इंच का रहेगा। मेरी जो नीली शर्ट है, ढीली शर्ट है, और साफ दिखाई दे बड़ी बड़ी, लेकिन ये टीवी है कितने का, जनता को जानने का हक है। ये 28,91,587 रुपए का है। 1 करोड़ के समोसे ऑर्डर करते हैं, 1 करोड़ के समोसे खाते हैं अरविंद केजरीवाल, इतने बड़े कट्टर बेईमान हैं। और 28,91,587 का इनका 88 इंच का टीवी है। अब आप मुझे यह बताइए, 26 इंच की छाती वाले अरविंद केजरीवाल, 46 की शर्ट पहनी, 88 का टीवी है, इस पे देखते क्या हो? यह पूछा नहीं जाएगा। और ये पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अंदर जाना चाहते हैं तो कहते अंदर ना आना, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर बुलाऊं कैसे। ये तो दाग लगाने से पहले सोचना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी। और मुगलों से बड़ा प्यार है इंडिया अलायंस वालों को। शानो शौकत हो तो हवेलियों वाली हो। अरे बताते हैं 12 फानूस लगे हैं यहां, फानूस 12, शैंडलियर 12। मतलब अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी अड्डा ना हो गया, मुगलों की हवेली हो गई। और यह कहना गलत नहीं होगा, आग लगा दी दिल्ली में हमारे भ्रष्टाचारी घर के चिराग अरविंद केजरीवाल ने। इनका जो भ्रष्टाचार है, जब यह सामने आता है तो एक बात जरूर कहूंगा, यह व्यक्ति इतना भ्रष्टाचारी और पापी है, इसको गुरूर हो गया है कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो मैं इतना कहूं, राजनीतिक तौर पे जिस विचारधारा के ऊपर बैठकर अरविंद केजरीवाल आए थे, उसी विचारधारा को दफना दिया। और आज वीवीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल स्वयं है। और दिल्ली की जनता राजनीतिक तौर पे ऐसा जमीन में गाड़ेगी, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, प्रमाण नहीं मिलेगा ना अरविंद केजरीवाल का, ना जो 12 करोड़ की टॉयलेट सीट्स लगाई हैं, 12 करोड़ की टॉयलेट सीट्स लगाई हैं। अगर ये जनता की कमाई शिक्षा में खर्च होती, स्वास्थ्य के लिए खर्च होती तो बात थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल is the most corrupt politician that India has seen, and it would not be wrong to say
he has double standards that need to be exposed, and that is why I brought his tweet. That if 10 ACs in a government accommodation was immoral, unethical and wrong, it was a sign of corruption, then what about 300 air conditioners that you have installed and wasted public funds? This is a question that needs to be answered by you. And if you have the audacity and the moral courage, please come out and answer these questions. Thank you. On the second issue now, हम सब जानते हैं किस तरह से संविधान की बात करने वाले उसके मूल मंत्रों से कितना दूर हो गए हैं। अभी संविधान के नाम पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, संविधान विरोधी होके ऊपर भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखते हैं, और जब उसको खोला जाता है तो कोरे कागज थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने क्या भारत को केवल एक कवर वाला संविधान दिया है? क्या नेता प्रतिपक्ष को संविधान को पढ़ना नहीं चाहिए? क्या उसकी मूल भावना और उसके मूल मंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्रियान्वित नहीं करना चाहिए? और यह दुख की बात है, कहना गलत नहीं होगा, खोपड़ी हो सकती है, खोपड़ी खोलो तो उसमें बुद्धि नहीं होती है। वैसे ही राहुल गांधी जिस संविधान का कवर देते हैं उसको खोलो तो संविधान की मूल भावना का हनन अगर किसी ने किया है, संविधान का अपमान किसी ने किया है और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किसी ने किया है, तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है। और इतना जरूर कहूंगा, राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन संविधान को नष्ट करने की जो उनकी प्रतिज्ञा है, उसको नष्ट करने का काम कोई कर रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका पल पल, जिनकी रगों में जो खून बहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान, भारत को आगे बढ़ाना और आम जनता का सशक्तिकरण, खासकर पिछड़े समाज का, वो सदस्य जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। और राहुल गांधी से आज मैं कहना चाहता हूं, इस देश ने देखा है कितनी नफरत है उन्हें संविधान से। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनकी कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया, एन ऑर्डिनेंस वाज पास्ड by the Manmohan Singh cabinet. And then came a person who was mutilating the constitution and he tore the ordinance passed by the Manmohan Singh cabinet. What does it show? It clearly reflects the mindset of the fake Gandhis. नकली गांधी का मानसिक स्तर क्या है? उसको इटालियन संविधान अच्छा लगता है, जो कवर कहता है भारत का संविधान, उसके अंदर के कागज कोरे इसलिए हैं कि वो अपने वोट बैंक में दे, उसमें शरिया कानून लिख दिया जाए। और यह चिंताजनक है। ये कोरे कागज ऐसे ही नहीं है। भारत जो कि पन-निरपेक्ष देश है, इसमें किस तरह से कोरे कागजों पे जो घुसपैठिए हैं
वो शरिया कानून के अक्षर डालें और थोपा जाए आम जनता पे। ये बड़ा संदेश राहुल गांधी देते हैं। और राहुल गांधी को यह जानना होगा, आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी। किसी में दम नहीं था, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, और चाहे वो राहुल गांधी स्वयं हों। ये लोग बात नहीं करना चाहते थे। इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन। ऐतिहासिक भूल करी जवाहरलाल नेहरू ने, और केवल दृढ़ संकल्प था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उसको संशोधित करके जो मूल भावना थी संविधान की, उसका पालन किया गया। तो राहुल गांधी जी, जो संविधान आप उठाते हैं उसमें आर्टिकल 370 भी आता है। कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि उनको आर्टिकल 370 पे स्टैंड लेना मुश्किल हो गया है। उसी संविधान में आरक्षण की बात है। और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र देखिए। भारत में कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका सशक्तिकरण चाहते हैं, लेकिन विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं आरक्षण को खत्म कर दूंगा। ये क्या है? तो ये दर्शाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी संविधान की सबसे बड़ी भक्षक है। चाहे वो प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, 90 बार से ज्यादा लगाया, चाहे इमरजेंसी लगाना हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फाड़ना हो, विमेन रिजर्वेशन पे कोई कार्रवाई ना करना हो, जो नरेंद्र मोदी जी ने करी। और जब ये पुस्तक दी गई खाली पन्नों के साथ, संविधान का अपमान किया, हमारे लोकतंत्र का अपमान किया और हर नागरिक का अपमान किया। इसके लिए राहुल गांधी को सबसे माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम प्रेस वार्ता देख रहे थे गौरव भाटिया की, जिस तरह से बहुत ही तीखे सवालों वो यहाँ पूछते नजर आए। वो अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से, किस तरह से भ्रष्टाचार की एक सीमा उन्होंने यहाँ पर पार कर दी है, और जो उन्होंने महल बनाया है उसके भी यहाँ पर बहुत ही डिटेल्स के साथ गौरव भाटिया ने यहाँ पर जिक्र किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। के बाद स्वागत है। प्रमुख प्रवासी आउटलेट द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने शुक्रवार को अपनी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रसारित होने के बाद कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया टुडे का सोशल मीडिया हैंडल और पेज ब्लॉक कर दिया।
वहीं द ऑस्ट्रेलिया टुडे के प्रबंध संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एक बयान में कहा कि हम स्वतंत्र मीडिया की वकालत करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया टुडे में हर उस समाचार आउटलेट, पत्रकार और समर्थकों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो चुनौतीपूर्ण समय में हमारे साथ खड़े रहे। हाल ही में कनाडा सरकार के आदेश पर सोशल मीडिया पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हमारे साक्षात्कार और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध हमारी टीम और उन लोगों के लिए मुश्किल रहा है जो स्वतंत्र और मुक्त पत्रकारिता को महत्व देते हैं। इन प्रतिबंधों के बावजूद लोगों का अटूट समर्थन हमारे लिए शक्ति का प्रतीक बना है। चाहे वे अन्य प्लेटफॉर्म पर हमारी कवरेज को साझा करना हो, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चिंता व्यक्त करना हो या प्रोत्साहन देना हो, हम अपने समुदाय द्वारा दिखाई गई एकजुटता और सूचना की स्वतंत्रता और दर्शकों के विविध दृष्टिकोणों तक पहुंचने के अधिकार को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया टुडे आउटलेट को कनाडा सरकार द्वारा बैन किए जाने के बाद मीडिया संस्थान ने भी साफ कर दिया है कि वो आजाद मीडिया की वकालत करना जारी रखेगा। This is murder of press freedom. This is not free speech. This is not how democracies act. This is the way for dictators to act and clamp down on press. In every democracy, there are space for diverse views and for press to debate, interpret, analyze all those diverse views. However, here seems that Canada is not kind of happy with how we were asking questions to Indian and Australian foreign ministers, and they were not happy to see that a lot of Canadians were responding to it. कनाडा द्वारा एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने हैरान करने वाली करतूत सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया में उनकी समकक्ष पेनी वोंग की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा पर बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाने का मुद्दा उठाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट होने के कुछ घंटे बाद ही कनाडा सरकार ने ऑस्ट्रेलिया टुडे आउटलेट को बैन कर दिया। डॉक्टर जयशंकर 3 नवंबर से 7 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की थी। मंत्रालय ने इसे कनाडा का पाखंड बताया था। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति ये कनाडा के पाखंड को उजागर करता है। We understand that the social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available for viewers in Canada. This happened just an hour or so, a few hours after this particular handle carried the press conference of External Affairs Minister along with Penny Wong. And the particular media outlet also had several articles on the visit of the External Affairs Minister, as also an interview of External Affairs Minister. So we were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. You would have seen that EM in his media engagement interaction, he spoke about 3 things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements. So you can draw your conclusions from that why the Australia Today channel was blocked by Canada. भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा हिंदुओं पर हमले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि विपक्ष हिंदुओं के लिए खड़े होने की बजाय भारत पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कनाडा की सरकार को दोहरी बातें करने वाला और पाखंडी बताया। Australia Today's social media outlets are banned merely because the interaction
or the statement of Foreign Minister Jaishankar ji and Penny Wong is carried. This shows that the Canadian government doesn't really believe in the principle of free speech. Some people in India, in the opposition in particular, rather than call out the Canadian government for their doublespeak, and rather than stand up for the Hindus who were under attack by the Khalistanis in Canada, are busy trying to raise muck on their own government and their own country. That is very unfortunate. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में ड्राइवर सीट के लिए ही झगड़ा है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को लगाई लताड़। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जनता के हित में लिए गए अनुच्छेद 370 को कभी भी वापस नहीं होने देंगे। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों पर केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, जिसमें हर सेक्टर में पारदर्शिता के लिए ई मार्केट की शुरुआत हुई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी संशोधन किया है। इसी के साथ सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सख्ती कर करोड़ों रुपए जब्त भी किए हैं। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कल्याणकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता आई है। सार्वजनिक खरीद में ई टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत किए हैं। एक प्रोबिटी पोर्टल संचालित किया गया है। वर्ष 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को संशोधित किया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया है। पिछले इस 10 वर्षों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सरकार ने $12 बिलियन से अधिक की संपत्तियां जब्त की है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा हुआ। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पिछले 2 दिन से बनी हुई है। दरअसल अब्दुल्ला सरकार ने आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव सदन में रखा है, जिसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच सदन में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। आज जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर एक बार मार्शल का सहारा लेना पड़ा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख। कुछ बीजेपी विधायकों को भी मार्शल के जरिए सदन से बाहर किया गया। बीजेपी का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार असंवैधानिक काम कर रही है और विधानसभा को आर्टिकल 370 वापसी का प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। संसद ने आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कम हुए हैं और लोगों को नैतिक अधिकार हासिल हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस द्वारा आर्टिकल 370 की बहाली लाने के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस प्रस्ताव को गैरकानूनी और लोकतंत्र परंपराओं के विरुद्ध बताया। तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक देश के योद्धा बनकर देश विरोधी ताकतों का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने परास्त कर दिया और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी समाप्ति पर मोहर लगा दी, उसके बाद विधानसभा में इस पर प्रस्ताव पास करना हास्यास्पद है, एक मजाक की तरह है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि प्रियंका वाड्रा जमाते इस्लामी के समर्थन में वायनाड में चुनाव लड़ रही हैं। सीएम विजयन ने आरोप लगाया कि जमाते इस्लामी का आचरण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात उन्होंने वायनाड में एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी के लिए अभियान के दौरान कही। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने जमाते इस्लामी से समर्थन मांगकर अपना रुख साफ कर दिया है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को आधुनिक मुस्लिम लीग के रूप में चलाना चाहते हैं। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े संगठनों का मोर्चा है और कांग्रेस 100% सांप्रदायिक और तुष्टीकरण वाली पार्टी है। Well, it is blatantly clear that Priyanka Vadra and Rahul Gandhi asking for support of Jamaat-e-Islami has cleared their stand that they want to run the Congress party as the modern Muslim League. Earlier, the Congress party also attempted to take support of Indian Union Muslim League. All of this points towards only one factor, that the Congress party is the front of the Tukde organizations, and Congress today is a 100% communal, 100% appeasing party. केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रियंका और राहुल गांधी की तस्वीरों वाली फूड किट जब्त की है। ये किट कांग्रेस के तिरुनेली निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष शशि कुमार थोलपेटी के घर से सटी मिल में रखी गई थी। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक के बाद एक विवादों से घिरती जा रही है। नया विवाद सीएम सुक्खू के नाश्ते के लिए मंगाए गए समोसों को सीएम के सुरक्षा कर्मियों द्वारा खाए जाने से पैदा हो गया है। मामला 21 अक्टूबर का है और मामले पर सीआईडी की जांच शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अब विवाद खड़ा होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ भी कहने से बच रहे हैं और सीआईडी भी पूरे मामले को आंतरिक मामला बताकर मीडिया से इसे तूल ना देने की गुजारिश कर रही है।
वहीं पूरे मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और सुक्खू सरकार पर विकास की चिंता की बजाय समोसों की चिंता करने की बात कही है। इस मामले पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता परेशान है और हंसी की बात तो यह है कि सरकार को मुख्यमंत्री के समोसों की चिंता है। ऐसा लगता है कि सरकार को विकासात्मक कार्यों की चिंता नहीं है। जिस तरह से हिमाचल सरकार के सीआईडी विभाग ने एक बैठक में मुख्यमंत्री महोदय के लिए मंगवाए समोसे मुख्यमंत्री तक ना पहुंचने की घटना की जांच करवाई, उससे यह सरकार जनता के बीच हास्य की पात्र बन गई है। इस घटना से हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में तालमेल की कमी और लापरवाही तो उजागर होती ही है, बल्कि अनेक प्रश्न भी खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के सीआईडी विभाग के पास समोसों की जांच करने का समय तो है, परंतु मुख्यमंत्री कार्यालय में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच करने का समय नहीं। मामले पर हिमाचल प्रदेश के सीआईडी के महानिदेशक एसआर ओझा ने कहा कि ये सीआईडी का आंतरिक मामला है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। जब ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ। तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH।